नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के विशेष कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जिस प्रकार से आपको ज्ञात है कि नमस्कार एमपी बहुत ही खास कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं और बता देते हैं आपको आज का विषय, क्योंकि बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर, और इस पर भी विषय विशेषज्ञ के तौर पर मोहम्मद अफाक जी होंगे, जो कि पूरी जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई हमें प्रदान करेंगे। तो दर्शक, जिस प्रकार से विषय है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और इस विषय पर जानकारी प्रदान करने के लिए मोहम्मद अफाक जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि भारत केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं, बल्कि यह विविधताओं से सजी एक जीवंत लोकतांत्रिक आत्मा है, जहां भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, पर अधिकार और सम्मान सबके समान है। तो आज का जो विषय बहुत खास है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि मोहम्मद अफाक जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने कई वर्षों कार्य किया है इस क्षेत्र में। अल्पसंख्यक होते कौन हैं? संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा कोई स्पष्ट नहीं है, उनको केवल धार्मिक और भाषा के आधार पर इंगित किया गया है। बिल्कुल। भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी और जैन सम्मिलित हैं। बिल्कुल। तो इसी पर आधारित है अल्पसंख्यक, और हर नागरिक को अपनी पहचान, आस्था और जीवन जीने की स्वतंत्रता देने की भावना हमारे संविधान की मूल आत्मा है, ये भी हमको ज्ञात है। और हर वर्ष इसको मनाया जाता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसको मनाने का क्या उद्देश्य है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में इस पर चिंता जाहिर की गई कि पूरे विश्व में जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी भाषा, उनकी परंपरा, उनकी लिपि, इस संबंध में वहाँ पर 18 दिसंबर को एक घोषणा की गई कि उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्पसंख्यकों के जो भाषा है, जो लिपि है, संस्कृति के संरक्षण के लिए इस दिवस को हर वर्ष मनाया जाता है, और अधिनियम भी इसी प्रकार से बनाया गया था। अल्पसंख्यक अधिकारों की अवधारणा हमारे संविधान में किस प्रकार से परिभाषित है, इस पर और विस्तार से हम जानना चाहेंगे। हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यक के अधिकारों को इंगित किया गया है। इसमें विशेष से 2 प्रकार के अधिकार हैं। आर्टिकल 29 में हमारे धर्म, परंपरा, आस्था, इनसे संबंधित हमें अधिकार दिए गए हैं, इनकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 30 में भाषाई और धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शिक्षण संस्थाएं, स्कूल चलाने के लिए, उनके प्रशासन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए अधिकार दिए गए हैं। विशेष तौर पर ये 2 आर्टिकल संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को इंगित करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम है, और कई सारी ऐसे प्रावधान हैं जो भी इसमें अंकित किए गए हैं। और जब बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की, तो शिक्षा सबसे बड़ा सशक्तिकरण का माध्यम है। तो शिक्षा की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की भी कई सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में दर्शकों को बताएं आप। जी, मध्य प्रदेश इस संबंध में भाग्यशाली है कि यहाँ पहले से ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मौजूद था। जी। भारत सरकार में जनवरी 2016 में जस्टिस सच्चर की अनुशंसा के पश्चात अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया गया। भारत सरकार के जो विशेष कार्यक्रम और योजनाएं हैं उसमें 3 प्रकार के कामों को सम्मिलित किया गया है। नंबर 1 शिक्षा सशक्तिकरण, नंबर 2 जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनके लिए, और एक विशेष नीड जो स्पेशल नीड होती हैं उनके लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। इस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है, जो भारत सरकार का है, विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारत से लगभग 114 अल्पसंख्यक बहुल जो ज़िले हैं, उनको क्षेत्र हैं, उनको चुना गया है, और उनके लिए विशेष कार्यक्रम, उसमें राज्य सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप उन अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों के लिए, क्षेत्रों के लिए शिक्षा, साफ सफाई, ड्रेनेज और स्कूल, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, इससे संबंधित अपने प्रोजेक्ट बनाकर भेजें, तो भारत सरकार उसके लिए राशि उपलब्ध कराती है। बिल्कुल। सर, मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी हमें ज्ञात है कि अल्पसंख्यक क्षेत्र बहुत सारे हैं, तो उनके विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
देखिए, मध्य प्रदेश में जो अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं उसमें लगभग 10 क्षेत्रों को, जिलों को शामिल किया गया है। इसमें भोपाल है, इंदौर है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है, निमाड़ है, मंदसौर है, विशेष तौर पर। उसमें अभी प्रधानमंत्री जी ने विशेष एक ये मेहरबानी की है कि इन कार्यों को जिला और क्षेत्र से बढ़ाकर ब्लॉक स्तर तक कर दिया। यानी अगर किसी ब्लॉक में भी अल्पसंख्यक बहुल्य है तो वहाँ भी इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में जो है पहले से ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है। उसके अलावा आर्थिक आधार के ऊपर अल्पसंख्यक युवक युवतियों को लोन दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जो भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश शासन है। इसमें मुख्य तौर पर पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स, जिससे बहुत सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और हम देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय का जो एवरेज है शिक्षा में, वो बढ़ गया है। इसके साथ ही अगर आपका बच्चा बाहर विदेश पढ़ने जाना चाहता है तो उसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार की पढ़ो विदेश योजना है। और NGOs के माध्यम से अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के लिए और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन भी चलाती है। सर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। सर, आप बता रहे थे किस प्रकार से मध्य प्रदेश में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, और स्वयं सहायता समूह जो होते, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनका भी विशेष योगदान है। तो ट्रेनिंग्स के लिए भी आप बता रहे थे कि अल्पसंख्यक युवाओं के लिए विशेष सुविधा रहती है, तो उसको आप विस्तार रूप से बताएं। प्रत्येक वर्ष पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एक अधिसूचना जारी करता है। उसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश से जो NGOs काम कर रहे हैं उनसे प्रस्ताव मांगे जाते हैं। उसमें 3 महीने 6 महीने के पीरियड के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। उसमें आपके कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, दस्तकारी के प्रोग्राम होते हैं, सिलाई कढ़ाई के प्रोग्राम होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण सुधारने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। ये वो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जिनसे अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों को, युवतियों को स्वावलंबी बनाया जाता है। बिल्कुल, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये योजना है और विगत 10 वर्षों से ये बहुत ही कामयाबी के साथ प्रदेश में चल रही है। बिल्कुल, तो शासन काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है अल्पसंख्यक युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, लेकिन आज भी इन अल्पसंख्यक समुदायों के सामने कुछ चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बारे में थोड़ा सा जिक्र। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अल्पसंख्यक समुदाय के सामने शिक्षा और रोजगार की सुलभता है। मौजूदा हालात में अल्पसंख्यक समुदाय के युवक युवती शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उचित पद नौकरियां नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही अपनी धार्मिक पहचान, भाषाओं का संरक्षण एवं राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाली ताकतों से सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती अल्पसंख्यक समुदाय के सामने है। बिल्कुल, तो शासन की जो योजनाएं हैं निरंतर युवाओं को जागरूक कर रही है, खासकर जो अल्पसंख्यक युवा है। और जैसे कि हमें पता है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निरंतर अपने कोर्सेज के माध्यम से इनको कोर्सेज करवाती है। इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तारित रूप में बताएं। ये NCMEI भारत सरकार का एक कमीशन है। ये पूरे भारत में जो भी स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं हैं अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करना चाहती हैं उनको सर्टिफाइड करता है। मुख्यतः इसमें मिशनरीज स्कूल इसमें अप्लाई करते हैं और वो जो स्कूल हैं मिशनरीज स्कूल वो माइनॉरिटी स्टेटस के स्कूल कहलाते हैं। इन स्कूलों में एक विशेष बात यह है कि जो भी स्कूल NCMEI से या मध्य प्रदेश शासन से अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करेगा उसको अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्राथमिकता पर प्रवेश देना चाहिए, समुचित प्रतिशत में प्रवेश देना चाहिए और उनकी प्रवेश प्रक्रिया में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है जो भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए दिया है और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय इन शिक्षा संस्थानों में जाकर अपने बच्चों के प्रवेश के लिए संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल,
तो शिक्षा के साथ साथ जो युवा हैं वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और जिसमें NCMEI का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है, जो कि पूरे भारतवर्ष में जो संस्थाएं हैं उनको संचालन में बहुत मददगार होती हैं। सर, जिस प्रकार से हम कौशल विकास की बात कर रहे थे, आपने बताया कि ITs हो गया, ITIs हो गया, इन सब क्षेत्र में अल्पसंख्यक युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो योजना है उस पर आधारित पूरी जो योजना है, तो इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं अल्पसंख्यक युवा? इसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा NGOs को सिलेक्ट किया जाता है, अलग अलग ज़िलों में उनको काम दिया जाता है और संस्थाएं जो हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के युवक युवतियों से आवेदन प्राप्त करते हैं और उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 महीने के 6 महीने के आयोजित करते हैं। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद कोशिश की जाती है कि उन अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को रोज़गार से भी जोड़ा जाए। बिल्कुल। ये सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहता है सर? सिलेक्शन प्रोसीजर उसमें मेरिट कम मीन्स के ऊपर रहता है और क्षेत्र की जो आवश्यकता होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल। कोई ऑनलाइन लिंक या किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं छात्र छात्राएं? ये मध्य प्रदेश विभाग पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से तो कोई ऑनलाइन लिंक नहीं है, लेकिन संस्थाएं वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही आवेदन मांगती हैं। बिल्कुल। आज हम देख सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवा हैं वो देश और विदेशों में भी अपने रोजगार स्थापित कर रहे हैं। अब स्टार्टअप्स की स्कीम्स भी आ गई हैं, MSMEs का सहयोग भी मिलने लगा है, तो उस पर भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का एक ट्रेडिशनल काम रही है दस्तकारी। ये पारंपरिक काम है। आप मुरादाबाद देखें, भोपाल देखें, अलीगढ़ देखें, लखनऊ देखें, यहाँ पर अलग अलग किस्म के जो ट्रेडिशनल काम हैं उनमें अल्पसंख्यक समुदाय को महारत हासिल है। बिल्कुल। इन ट्रेडिशनल कामों को ही एक अपना हथियार बनाकर बहुत से युवा इसके लिए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, MSME कर रहे हैं, इवन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और इंटरनेशनल फेयर्स में जा रहे हैं और हम देखते हैं कि भारत में भी जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फेयर्स और मेले आयोजित किए जाते हैं तो उसमें अल्पसंख्यक समुदाय की एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका होती है। तो जो भारत का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो उद्योग है उसको एक तरह से ये अल्पसंख्यक समुदाय जीवित किए हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है इनको भी सहेजे हुए हैं जो अल्पसंख्यक युवा हैं, जिनके पास ये हुनर है, जैसा कि हमें सर बता रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें, ऐसे कई सारे युवा हैं जो आज भी जो उनका हुनर है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी स्टार्टअप स्थापित किए होंगे, तो कुछ सफल स्टार्टअप्स की जिक्र आप हमारे सभी दर्शकों से करें। मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से एक भोपाल का ट्रेडिशनल काम है लेडीज़ पर्स। बिल्कुल। जिसको जरी जरदोजी कहा जाता है और उसमें हमारे भोपाल में बहुत सी अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं उसको लीड कर रही हैं। हम देखते हैं गोहर महल में और मृगनैनी में और इवन दिल्ली में, दुबई में, जहाँ भी इस तरह के फेयर होते हैं वहाँ हमारी भोपाल की महिलाएं और पुरुष ख़ास तौर से जरी जरदोजी के काम को लेकर अपने स्टॉल लगाते हैं और उनको अच्छा खासा उससे प्रॉफिट भी होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो कि अपनी संस्कृति को भी सहेज रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स बना रहे हैं, अपने रोज़गार को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और पूर्वजों के समय से इनकी जो कला है उनका संरक्षण इस माध्यम से हो रहा है और शासन प्रशासन निरंतर इनको प्रोत्साहित भी कर रही है। सर, एक्सपोर्ट होते हैं, पूरी दुनिया जान रहा है कि भारत के पास जो कला है, जो परंपराएँ हैं, वो जो ये अल्पसंख्यक युवा वर्ग है जो आगे तक लेकर जा रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में किस प्रकार से शासन का सहयोग रहता है, क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उनको? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने समृद्ध इंडिया, बड़ो इंडिया, शाइनिंग इंडिया, इस सारे कामों के साथ हर समुदाय को जोड़ा हुआ है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय या दूसरे समुदाय नहीं जुड़ सकते। ज़रूरत है हमें अवेयरनेस की, हमारे युवाओं को अवेयर रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अलग अलग डिपार्टमेंट, इसमें संस्कृति विभाग भी है और आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी है, कल्चरल डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जो है अल्पसंख्यक समुदाय के युवक युवतियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कौशल को और निखारने के लिए बराबर प्रयासरत हैं। और स्टार्टअप के माध्यम से, MSME के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमको मिला हुआ है और अल्पसंख्यक समुदाय के युवक युवतियों को, किशोर किशोरियों को इसमें आगे आना चाहिए।
तो बहुत अच्छे सुंदर संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मोहम्मद आफाक जी को। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है एक समावेशी और समान भारत के निर्माण के लिए सभी का योगदान, चाहे वो अल्पसंख्यक युवा हो या हमारे युवा हो, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आफाक जी। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।